देखो, रेजिस्टिविटी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पहले पता होना चाहिए. यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टिविटी, ओनली देन यू कैन फाइंड आउट. सो फॉर्मूला जो कि होता है इसके लिए वो हमें पता है वो क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. देयरफॉर रो के लिए अगर आपको निकालना है, मान लीजिए रो, यानी कि आपको अगर रेजिस्टिविटी निकालनी है, रो निकालना है, तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, R मल्टीप्लाई बाय A. ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय A, दैट इज एरिया. ठीक है, इज इक्वल टू के आगे वाला जो है वो अपॉन में आता है, डिवाइडेड बाय L आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये रो निकल गया है. अब रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको अभी हम निकालेंगे. ठीक है, बट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है. नेक्स्ट जो हम लेंगे वो हम रेजिस्टेंस का ही निकालेंगे. ठीक है, बट इसका अभी के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं वैल्यू, वो होती है ML स्क्वेयर T-3 A-2. ठीक है, एरिया के लिए क्या लेंगे, L स्क्वेयर. ठीक है, और ये जो स्मॉल l है ये लेंथ के लिए है, तो यहाँ पे L. ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे क्या होगा. देखो ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये L कैंसिल हो सकता है. ठीक है, तो यानी कि जो रो का जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा. देखिए M आपका एज इट इज है यहाँ पे. ठीक है, M आप एज इट इज यहाँ पे लिख लोगे, M आपका एज इट इज है. ओके, और देखो ये वाला L है और ये वाला L स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आएगा L की पावर 3. ठीक है, और यहाँ पे देखो T माइनस क्या है, 3 है एज इट इज. A माइनस क्या है, 2 है एज इट इज. सो दैट मीन्स जो आपका रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया वो हमारे पास निकल के आ गया, रो इज इक्वल टू ML क्यूब T-3 A-2. अब ये चीज आप समझ गए होंगे, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला डाला. सो अब हम देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकला ये कैसे निकलेगा, तो फिर हम इन दोनों चीजों को रिलेट कर लेंगे सो दैट इट विल बी क्लियर. सो नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला, इसीलिए वो हम रेजिस्टेंस का ही ले रहे हैं ताकि पीछे वाली बात क्लियर हो जाए. रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है कि फ्रॉम ओम्स लॉ जो हमारा V होता है वो IR के बराबर होता है. V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है. दिस इंप्लाइज अगर मान लीजिए यहां से आपको R निकालना है, यानी कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका V अपॉन I. ठीक है, यानी कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लोगे. जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आप यहाँ पे लिख लोगे R. ठीक है, पोटेंशियल को भी इसके अंदर अपॉन I. ठीक है, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी साइड में निकाल लेते हैं, क्योंकि जब आपको यहाँ पे ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, सो आप यहाँ पे देखिए कि यानी कि आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. सो यहीं पे ही इसीलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी. ये वैसे 3rd नंबर फॉर्मूला आएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये हम इसीलिए इसके साथ में निकाल रहे हैं ताकि रेजिस्टेंस का क्लियर हो जाए. सो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज.
ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो V से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml² T-2, ये होता है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डिवाइडेड बाय चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं 80। क्यों लिखते हैं 80 चार्ज के लिए, क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये आपको पता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। सो अगर मान लीजिए यहां से आपको ये Q निकालना है, तो Q क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा I इंटू टी। दैट मीन्स देखिए करंट को हम एम्पियर में लेते हैं, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला में भी, और इसकी यूनिट भी एम्पियर ही होती है, तो A आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में। टी के लिए कैपिटल टी आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो इसीलिए 80 हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि Q जो है वो A इंटू टी है। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब आप यहां से निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि V का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखते हैं कैसे। सो यहां पे देखिए जो M है वो तो आप एज इट इज यहां पे ले लोगे, ठीक है, M एज इट इज आप ले लोगे, और L² एज इट इज आप ले लोगे, ठीक है, L² एज इट इज। अब देखना जरा टी, अब देखो ऊपर जो है वो T-2 है, नीचे जो है वो एक T और है, नीचे एक T और है, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका T-3, T-3, ठीक है, T-3 आ गया, ऊपर T-2 था, एक T जो है वो नीचे है, तो ये T-3 आ गया। अब ये वाला जो A है ये जाएगा ऊपर, ये जो नीचे वाला A है ये चला जाएगा ऊपर। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा A⁻⁻1। क्लियर है ये बात, तो ये आ जाएगा A⁻⁻1। तो यानी कि इलेक्ट्रिक जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास ये निकल गया, ठीक है। दिस इज ml2 T-3 A-1। ओके, ध्यान रखना ये कैंसिल नहीं होगा, जैसे हम यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि T-2 है और नीचे एक T से ये कैंसिल कर देंगे, नो, क्योंकि यहाँ पे देखो T-2 है, ये आपका क्या है माइनस का है, और नीचे जो है वो प्लस का है, और वो भी अपॉन में है, डिवाइडेड बाय में है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का ही रहेगा, और यहाँ पे एक जो है वो एक T-2 था, नीचे जो है वो T है, तो T⁻⁻3, और ये वाला A जो है ऊपर जाके A-1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में V के लिए निकल चुका है, V के लिए निकल चुका है डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है आप यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस का निकालना है आपको, तो R इज इक्वल टू V की जगह पे पुट कर दीजिए। क्या है फॉर्मूला, ML अभी निकाला जो हमने, ml2 T-3 A-1। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया V की जगह पे, देखो डिवाइडेड बाय करंट। करंट के लिए मैंने आपको बताया है कि करंट की जो SI यूनिट होती है वो भी एम्पियर होती है, और डायमेंशनल फॉर्मूला में भी हम उसके लिए A ही लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। सो इतनी चीज हमारे पास ये आ जाएगी, इतना चीज ये आ जाएगी, R इज इक्वल टू आ गया हमारा इस तरीके से। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला इसका फाइनल क्या निकलेगा, देखिए जो M है, M जो है एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, L² एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, T-3 एज इट इज। अब फिर से वही बात देखो, एक A-1 है, एक A है नीचे, एक ऊपर A-1 है, एक नीचे A है, जैसे यहां पे था T-2 था ऊपर, पोटेंशियल वाले में देखा हमने T-2 था ऊपर, और नीचे एक अकेला T था,
नीचे एक अकेला t था तो हमने t -3 कर दिया। सेम थिंग यहाँ पे a -1 है, ये a है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a -2, ये क्या आ गया a -2। सो ये आ गया है हमारे पास में रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला किया कुछ नहीं, जो ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही किया हमने। V = IR, R यहां से निकाला। अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल का पता होना चाहिए था, सो फॉर दैट पर्पस हमने सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकाला, एंड देन आफ्टर दैट सिंपल वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करा। सो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। ऐसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस। सो सिंपल तरीका अगर आपको पता हो कि इस तरीके से निकालना है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट। क्योंकि अब ये इतना याद भी नहीं रख सकते ना डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज को, कुछ कुछ तो याद भी रह जाते हैं, लेकिन सारे याद रखना मुश्किल होता है, तो इसीलिए निकालना आप सीख लो इनको। ml² t -3 a -2, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो अभी तक हमने जो है सबसे पहले जो है हमने देखो रेजिस्टिविटी का करा था, रेजिस्टिविटी का सबसे पहले किया था हमने। तो वहां पे मैंने आपको बोला कि यहाँ से रो जो है वो हमने देखो R = रो L/A होता है, तो यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने रो निकाला, RA/L निकाला। बट मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे अभी तो डाल रहे हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे निकालना है। तो वो हमने अभी निकाला, जो देखिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करी थी, R की जगह पे ml² t -3 a -2, सेम थिंग अभी हमने कैलकुलेट करके भी निकाली, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे पुट ऑन किया है, फिर जाके रेजिस्टिविटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया था जो कि यहाँ पे है। तो अभी तक देखिए हमने रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कर लिया, रेजिस्टेंस का कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कर लिया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, we are specifically dealing with the dimensional formulas related to this particular chapter, current electricity. So next formula is our conductance। conductance का देखते हैं अब। conductance देखो, conductance को जो है डिनोट करते हैं कैपिटल G से, conductance को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से, ठीक है, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को। एंड ये जो कंडक्टेंस होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि आपको अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, देन आप ऐसे लिख सकते हो, G within square bracket is equal to 1/R। Why? Because this conductance is the reciprocal of the resistance, which is R. So you can write it as G is equal to 1/R। अब नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखें, सो अब देखना जरा ध्यान से, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है, और R जो होता है हमारा वो V/I होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, इनवर्स है यहाँ पे, अगर आप इसका उल्टा करते हो, V/I का उल्टा क्या होगा, I/V। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये चीज ध्यान से देखना, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे देखिए 1/R हमारा है, और हमें पता है V = IR के अकॉर्डिंग R = V/I होता है। सो एज हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे I/V यहाँ पे इसको बोल सकते हैं इनवर्स में। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो I/V इसके लिए, बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल। देखो R V/I है, 1/R I/V होगा। अब देखना आगे, यानी कि अब यहां पे हम इस करंट I का इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले डालेंगे, डिवाइडेड बाय हम V डालेंगे,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डालेंगे फिर जाके ये निकलेगा। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसकी एसआई यूनिट भी एम्पियर ही होती है और डायमेंशनल फॉर्मूले में भी हम उसके लिए ए लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट ए बिग टास्क फॉर अस नाउ बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। क्या आया था? दैट वाज m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। ये किसके लिए आया था? ये आया था हमारा v के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, ये आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। अब ये हम यहां पे डाल देते हैं। अब हमें इसको जस्ट रीअरेंज करना है, देखना कैसे। नाउ वी हैव टू जस्ट रीअरेंज इट। देखना, सो ये m जो है हमारा नीचे है, ठीक है, m नीचे है, तो जब m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1 आ जाएगा। नीचे जो है वो l स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये l माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? नीचे देखो डिवाइडेड बाय t माइनस 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे t3 आ जाएगा, यहाँ पे t3 आ जाएगा। अगेन वही बात आ गई हमारे पास, अगेन वही बात आ गई। देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे a माइनस 1 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a माइनस 1 है। अब देखना, अगर हमारे पास ऐसे होता, मान लो इस चीज को देखना, अगर ऐसे होता a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a, ठीक है, अगर ऐसा होता जैसे हमने पीछे वाले उसमें देखा, सो तब तो आप यहाँ पे बोलते कि यहाँ पे ये आएगा a माइनस 2, तब आप ऐसा बोलते ना कि आपके पास अगर ऊपर होता a माइनस 1, नीचे जो डिवाइडेड बाय में a होता, तो आप बोलते कि a माइनस 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे a है पहले और डिवाइडेड बाय में a माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय में क्या है, a माइनस 1 है। सो एट दैट केस ये a माइनस 2 ना आके a स्क्वायर आएगा। समझो बात को, क्यों? क्योंकि ये नीचे माइनस का है, a माइनस 1 माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसीलिए अगर यहाँ पे ऐसे होता a माइनस 1 अपॉन a, तो आपका आंसर आता a माइनस 2, लेकिन यहाँ पे है a, फिर डिवाइडेड बाय में a माइनस 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा a की पावर 2। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। This is the dimensional formula of conductance. This is dimensional formula of conductance. This type of question can be asked in your exams. आपको पूछा जा सकता है कि which of the following is the dimensional formula of conductance or which of the following is the dimensional formula of resistivity. Whatever will be asked, अगर आपको क्लियरिटी होगी इस चीज में, then आप इसको कर सकते हो इजीली। मतलब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है, समझ एक बार आपको आ जाए तो प्रैक्टिस आप करोगे तो विद इन फ्यू सेकंड्स भी आप उस टाइम निकाल सकते हो। विद इन फ्यू सेकंड्स यू कैन इजीली कैलकुलेट, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का निकाल लिया, अब निकालते हैं कंडक्टिविटी का। देखो कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है, कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से, ठीक है। एंड यहां भी जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखो इजीली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और ये फॉर्मूला भी याद रखना। देखो जो सिग्मा होता है, सिग्मा का एक फॉर्मूला होता है आपका, वैसे तो चलिए हम ये भी बोलते हैं कि ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, ये भी बोलते हैं ना हम
कि जो सिग्मा होता है वो हमारा 1/ρ होता है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, क्योंकि रो इज द रेजिस्टिविटी। बट अगर आप यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ वो अगर आप यूज करोगे देन आपका ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, सो सिग्मा इज इक्वल टू आप यूज करना J/E और इस फॉर्मूला को स्टार लगा लीजिए। सिग्मा इज इक्वल टू J/E। हालांकि फॉर्मूला ये भी होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। J/E से अगर करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। सो आई एम टेलिंग यू दिस। सो J यहाँ पे क्या है? व्हाट इज J हेयर? हेयर J क्या है? दैट इज द करंट डेंसिटी। हेयर J इज करंट डेंसिटी। एंड जो यहाँ पे E है वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर। ठीक है, अब लेकिन जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखना होता है देन आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिग्मा लिखते हो। सो दैट इज इक्वल टू J/E। J/E। अब एज वी नो जो करंट डेंसिटी होता है J होता है दैट इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो हमारा करंट डेंसिटी होता है J होता है वो यही होता है, करंट अपॉन एरिया होता है वो। सो करंट की जगह पे हम यहाँ पे लिख लेंगे I। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया इज व्हाट? दैट इज A लिख लेते हैं। एंड ऑल्सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, ये क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज होती है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि ये होती है हमारी F/Q। क्लियर है ये बात? ये होती है F/Q। अब आ जाते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। सो हमें ये पता लग गया कि सिग्मा इज इक्वल टू J/E, तो क्यों ना हम इसका यहाँ पे इस इक्वेशन में डाल ही लेते हैं इसका फॉर्मूला। सो दैट इज I/A। सो यहाँ पे हम J की जगह पे लिख लेते हैं, यहाँ पे J की जगह पे आप लिख सकते हो I/A डिवाइडेड बाय E की जगह पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज दैट इज F/Q। सो लिख लीजिए यहाँ पे F/Q। ठीक है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एज वी आर फाइंडिंग आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो now what you will do? We know the formula of charge from here. ठीक है, सो देखो जो I होता है आपका वो क्या होता है? दैट इज Q/T। वी नो I इज इक्वल टू Q/T। सो यहां से अगर आपको I निकालना है, Q अगर आपको यहां से निकालना है, सो Q यहां से कैसे निकलेगा? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई I इंटू T करके। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे? I/A को एज इट इज रख लो, डिवाइडेड बाय F एज इट इज। Q की जगह पे क्या लिख लोगे? IT लिख लेंगे। Q की जगह पे क्या लिख लेंगे? IT लिख लेंगे, एज आई हैव टोल्ड यू दैट Q इज इक्वल टू IT। अब इसके बाद क्या करना है आपको? अब देखिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये इसके साथ और ये इसके साथ। सो क्या आ जाएगा? ये यहां से ये आ जाएगा हमारे पास में, ये क्या आ गया? ये हमारे पास में I था ना, और ये नीचे वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा। अगर इसको तोड़ के भी लिखोगे तो ऐसे देख लो, देखो I/A है, ओके, डिवाइडेड बाय F/IT है। यही है, ब्रेक करके अगर लिखोगे समझने के लिए। सो अब देखो ये जो I है, ये चीज समझ आ रही है? ये जो I है ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, एंड ये जो A है ये इसके साथ चला जाएगा। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इट इज इक्वल टू
चलिए यहाँ पे हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही ले लेते हैं एज वी आर फाइंडिंग आउट डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ये क्या आ गया, ये देखो ये वाला आई और ये वाला आई टी, ध्यान से देखना, ये आ गया हमारा आई स्क्वायर टी। ठीक है, क्या आ गया, आई स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय अब देखिए ये फोर्स और ये एरिया, ठीक है, ये फोर्स और ये एरिया। सो ये क्या आ गया, एफ ए आ गया, क्या आ गया, एफ ए आ गया। बस कुछ नहीं किया, सिंपल है। अब इसके बाद इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं अलग से कि हमारे पास अभी तक कितना इक्वेशन हमें क्लियर हुई है, क्या आया है। देखिए हमारे पास यहाँ पे इतना आ चुका है, आई स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय एफ ए, इतनी चीज हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे। अब क्या करें, अब ये आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे। अब देखना जरा यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बोला कि करंट के लिए हम जो लेते हैं, करंट के लिए हमारी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला में भी हम ए ही लिखते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आई की जगह पे ए स्क्वायर लिख लिया, आई की जगह पे क्या लिखा, ए स्क्वायर लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इस स्मॉल टी की जगह पे मैंने कैपिटल टी रख दिया यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है, मतलब इसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये तो याद होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, सिंपल है, ml_t-2। ठीक है, देखो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक चीज और, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये कुछ इजी डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि एज ये बड़े डायमेंशनल फॉर्मूलाज है, कंडक्टेंस वगैरह, इसीलिए ये निकाल के अगर करोगे तो इजीली मतलब सॉल्व होगा और एक्यूरेसी लेवल ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ऐसे अगर याद रख लेंगे कि टी की पावर में इतना आया था तो भूल भी सकते हैं, बट ये जो वर्क वाला जो होता है ना और एनर्जी वाला होता है, इसको आप सिंपल बिना निकाले याद रख सकते हो, क्योंकि ये इजी चीजें हैं और ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जो वर्क और एनर्जी होती है उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होता है, ml/t-2 होता है, चाहे वर्क है चाहे एनर्जी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वर्क और एनर्जी। अब जैसे आपको पता है कि वर्क और एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो भी सेम होती है, जो कि जूल होती है, ठीक है, और इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो ml²t-2, और फोर्स का याद रख लो, फोर्स का भी इजी है याद रखना, फोर्स का क्या है, देखो यहाँ पे देखो रिलेट करके करो याद, वर्क और एनर्जी में ml² था, लेकिन फोर्स में स्क्वायर नहीं होगा, फोर्स में सिंपल एल होगा, ml/t-2, ये होगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फोर्स की जगह पे लिख लिया, देखो ml/t-2। अब एरिया, देखो डिस्टेंस के लिए अगर आपको लिखना हो डायमेंशनल फॉर्मूले में तो आप एल लिखते हो, डिस्टेंस के लिए लिखना हो, क्योंकि हम लेंथ मीटर में लेते हैं, डिस्टेंस में मीटर में ही होता है, तो हम एल की टर्म में लेते हैं उसको, बट एरिया के लिए लिखना है तो क्या लोगे, एल² लोगे ऑब्वियसली, एल², यही होगा। अब निकाल लीजिए, अब आपका सिंपल हो गया, नाउ यू कैन फाइंड आउट, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय m है तो ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, m-1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय l है, डिवाइडेड बाय l है ना, और यहां पे देखो ये वाला l देखो और ये वाला l² देखो, दिस l एंड दिस l², देखो l इंटू l² क्या होता है, l की पावर 3 होता है ना, l की पावर 3 होता है, बट जब ये ऊपर जाएगा, देखो नीचे ये प्लस का है, ऊपर जाके ये l की पावर -3 आ जाएगा, सिंपल। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे ये t है और ये t-2 है, यहाँ पे ये t है और t-2 है, ठीक है। अगर देखना ऐसे होता, जैसे मैंने आपको ऊपर एरिया वाले में बताया, अगर ऐसे होता कि t-2 ऊपर होता अपॉन t होता, तो तब तो ये आपके पास में आता t की पावर -3,
तब क्या आता, टी की पावर -3 आता, खुद सोचो। लेकिन यहाँ पे टी ऊपर है और t-2 नीचे है। अब देखो माइनस वाला ऊपर जाके वैसे भी आपको पता है प्लस का हो जाता है, तो ये t-2 है और ये t है, तो ये क्या आ जाएगा, t की पावर 3 आ जाएगा। t की पावर 3, ध्यान रखना, अगर t-2 अपॉन t होता तो t की पावर -3 आता, लेकिन एज ये नीचे जो है वो माइनस में है, सो ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। सो ये t-2 और t की पावर 3 एंड a तो देखो एज इट इज है, a square, simple. So this is what, this is the dimensional formula of the conductivity. This is the dimensional formula of conductivity. ठीक है, so इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हो गया। तो ये हमने डिस्कस करे यहाँ पे सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज, इनको आपको एक जगह पे कंपाइल करके लिख लेना है सारे फॉर्मूलाज को करंट इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि जो मेन फॉर्मूलाज हैं जो कि हैं वो यही हैं आपके। एक हो गया हमारा, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। सो देखो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा। अब हम इसकी देख लेते हैं कि इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, क्योंकि फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे देखा दैट इज इट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। सो व्हाट कैन बी इट्स एग्जैक्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि जो हमने फॉर्मूला निकाला वो हमें कैसे पता लगा, क्योंकि देखो कंडक्टेंस तो हमने देख लिया कि कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए फॉर्मूला में G इज इक्वल टू 1/R हमने लिखा, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैसे लिखा ये देख लेते हैं। सो इसको अगर आपको डिफाइन करना है देन आप बोलोगे इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव per unit positive charge from one point to another point। ठीक है, देखो कितना वर्क करना पड़ता है टू मूव, किस चीज के लिए, टू मूव पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ध्यान से देखना, कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, उसको रखा हुआ है ए पॉइंट के ऊपर एंड कोई पॉइंट है बी। आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है इसको ए से बी पॉइंट की तरफ ले जाना है। अब देखो मान लो घर में टेबल रखा हुआ है, कहीं पे चेयर रखी है, आपको वो एक रूम से दूसरे रूम में लेके जानी है या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में लेके जानी है, तो क्या आपको काम करना पड़ेगा, यस यू हैव टू वर्क। इन द सेम वे यहाँ पे अगर आपको चार्ज को मूव करवाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, मान लीजिए आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, ये ए पॉइंट के ऊपर है बट आपने इसको बी पॉइंट के ऊपर लेके जाना है, देन यू हैव टू डन सम वर्क। सो दैट वर्क डन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली। सो हाउ यू कैन राइट इट्स फॉर्मूला, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं एंड it is the work done to move per unit positive charge, that means it is equal to W upon, किसको मूव करवाने के लिए, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, that means it is divided by Q, ठीक है, स्मॉल q भी लिख सकते हैं या कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। V is equal to W by स्मॉल q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूला
कैसे आया, जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं बस उसी को हम फॉर्मूला की टर्म में लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमने इसका देख लिया है निकाल के अभी। क्या था इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? ml2 t-3 a-1। आई होप अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये कैसे आया, ने कैलकुलेट करके निकाल लिया है। सो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? ऐसा यूनिट इसकी होती है वोल्ट, ठीक है, जिसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं, जिसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डेफिनेशन, एग्जैक्ट फॉर्मूला एंड एवरीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक चीज और याद रखना आप, एक गोल्डन पॉइंट, कि जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको रिलेट करो जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, वहां पे भी हम जो है वो चार्जेस के बारे में ही स्टडी करते हैं, और यहाँ पे भी हम चार्जेस के बारे में ही स्टडी करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें सबसे पहले यही बात समझाई गई है, जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें यही बात समझाई गई है कि क्या डिफरेंस है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पे जो हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। देखिए, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुका है, ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है जब चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, एट दैट केस आप क्या करते हो, चार्जेस के बारे में स्टडी करते हो एट रेस्ट, ठीक है, वहां पे जो भी चार्ज आएगा ना वो सारी चार्ज जो है वो रेस्ट के ऊपर होंगे, ठीक है, सारे चार्ज जो है वो रेस्ट के ऊपर होते हैं। लेकिन when you deal with the current electricity, at that case आप बोलते हो कि ये क्या है, it is the study of charges in motion, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसीलिए यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ अलग से, बिकॉज ये के अंदर सबसे पहली ही हेडिंग में आपको समझाया गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा हम स्टडी करते हैं चार्जेस की जो कि मोशन में होते हैं, क्योंकि ध्यान रखना जब भी चार्जेस मोशन में हैं, क्योंकि आपको पता है कि करंट क्या होता है, करंट आई होता है एंड ये चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, यानी कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इन ए गिवन टाइम, जितना भी टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड वट एवर बी। सो चार्ज हमेशा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन देखो मोशन में होंगे तभी तो करंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है यानी कि चार्जेस की मूवमेंट हो रही है, और चार्जेस मोशन में है। चार्जेस कौन है यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है यहाँ पे। जैसे देखो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो उसके प्रोड्यूस होने का क्या कारण है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू flow of electrons. This is the only reason for the flow of electric current. अब एक और चीज एनसीईआरटी के अंदर ये चीज आपको समझाई गई है कि एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लाइटनिंग का जो फिनोमिना होता है, लाइटनिंग का जो फिनोमिना होता है उसमें क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो मोशन में, ठीक है, तो ये इसमें एग्जाम्पल। अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, अब हम एक जगह पे कंपाइल कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स को। नाउ वी आर गोइंग टू कंपाइल ऑल द इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन ए वन प्लेस so that it will be easy to understand and to revise also. So next heading is our some important units. Some important units. सबसे पहला रेजिस्टेंस, ये तो सिंपल ही है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज ओम, ठीक है।
ये इसका सिंबल होता है। अब नेक्स्ट रिजिस्टिविटी। रिजिस्टिविटी रिजिस्टिविटी को आपको पता है रो से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। रिजिस्टिविटी की क्या होती है, इसकी होती है ओम मीटर। देखिए ये जो ओम है ये साइंटिस्ट का नेम है, ये जो ओम है ये साइंटिस्ट का नेम है, जैसे ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो यानी कि वो ओम नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। नेक्स्ट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड अभी डिस्कस करा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इट इज 1/r, इट इज 1/r, ठीक है। एंड इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो साइमन होती है। एमसीक्यू में कुछ भी लिखा जा सकता है तो याद रखना साइमन होती है इसकी यूनिट, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, या फिर इसकी यूनिट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको चलना है, कुछ भी दिया जा सकता है, या फिर इसकी यूनिट ओम इनवर्स भी हो सकती है। अब देखिएगा ओम इनवर्स क्यों हो सकती है, क्योंकि G इज इक्वल टू 1/r होता है एंड हमें पता है कि जो R की जो होती है, R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तो कंडक्टेंस की क्या ओम इनवर्स आ जाएगी, यस ओम इनवर्स आ जाएगी। या फिर इसी ओम इनवर्स को महो भी बोलते हैं, MHO, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है साइमन इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शंस दे देंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये यूनिट होती है कंडक्टेंस की। नेक्स्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, देखिए करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं J से एंड करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जो अभी हमने देखा, दैट इज करंट अपॉन एरिया। करंट को हम लेते हैं एम्पियर में, एरिया को लेते हैं मीटर स्क्वायर में, तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सिंपल एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। Now next one is the relationship between रिलेशनशिप हम देखेंगे करंट डेंसिटी के बीच में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, बिटवीन, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो कंडक्टिविटी के बीच में, यानी कि कंडक्टिविटी क्या होता है हमारे पास, सिग्मा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो देखना, स्टार लगाना रिलेशनशिप को, चैप्टर्स में से जो रिलेशनशिप निकल के आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेरी इंपॉर्टेंट। Here J is what? That is current density. And sigma is what? That is conductivity. तो सिंपल आपको याद रखना है कि जब इनके बीच में रिलेशनशिप है तो दोनों को बस बराबर ही कर दो, इक्वल कर दो, ऐसे याद रख लो। J इज इक्वल टू सिग्मा ही कर लो, मल्टीप्लाई में बस इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये रिलेशनशिप है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, एज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है, सो दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है। अब यूनिट्स में एक और चीज इंक्लूड करना, सबसे पहले देखो, क्योंकि हमने रजिस्टिविटी का देख लिया है, एक और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला यूनिट्स में, दैट इज रजिस्टिविटी हो गया ना। देखो
रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी हो गया इकट्ठे कंपैरेटिव, ठीक है। कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस के साथ हमने रेजिस्टेंस देख लिया, ठीक है। करंट डेंसिटी अलग देख लिया, करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप देख लिया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब क्या रहता है यहाँ पे, अब रहता है यहाँ पे हमारा कंडक्टिविटी की यूनिट्स, कंडक्टिविटी की यूनिट्स रहती है, देखो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस एक दूसरे से उल्टे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी अगेन एक दूसरे से उल्टे हैं, दे आर अगेन रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला आता है अब कंडक्टिविटी का। इसकी यूनिट्स देखेंगे क्या होती हैं। सो सबसे पहले देखिए कंडक्टिविटी आपको पता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा एज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये क्या आ जाएगा, 1/ρ आ जाएगा, ठीक है, 1/ρ आ जाएगा। सो अब देखना रेजिस्टिविटी का यूनिट्स हमने क्या देखी अभी, ओम मीटर होती है, क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो इसकी क्या आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या इसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाएगी, यस आ जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है उसका, देखो 1/में है, इनवर्स है इसीलिए। तो कंडक्टिविटी की यूनिट्स, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ये इजी क्वेश्चंस हैं बट इनमें कंफ्यूज किया जा सकता है। आपको दे देंगे ऑप्शन में कि कंडक्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, इसीलिए ये मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होगा देन कोई भी मिस्टेक के चांस नहीं होंगे। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अब एक चीज का और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए जब हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करते हैं, इसीलिए जब हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करते हैं तो वहां पे हम जे वेक्टर निकालते हैं, जे वेक्टर, क्योंकि ये करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।